पिछले एपिसोड में हमने अपना पहला बेंचमार्क 50,000 क्रॉस किया था, लेकिन अब सवाल ये है, क्या मैं उसको इस बार बीट कर पाया या फिर हमें एक सेटबैक देखने को मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोड टू 1 CR, माय ट्रांसपेरेंट जर्नी ऑफ बिल्डिंग 1 करोड़ इन 4 ईयर। दिस इज एपिसोड 5। पोर्टफोलियो अपडेट हम वीडियो के एंड में लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं इनकम सोर्स से। अब तो मोस्टली कॉलेज में सबको ही पता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अगर किसी को भी कोई बड़ी परचेस करनी होती है तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे कुछ तो डिस्काउंट मिलते हैं। पेमेंट वाज समथिंग अराउंड 80K। उसको मैंने लिक्विड डेट फंड में डाल दिया एंड आफ्टर 20 डेज आई गॉट एप्रिसिएशन ऑफ ओवर 200 रुपीज। ये सब फ्री मनी है। इनको बनाने के लिए मेरे को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। जस्ट तुम्हें क्रेडिट कार्ड के प्रोस और कॉन्स पता होने चाहिए और उसको यूज कैसे करना है ये आना चाहिए। इसके बारे में हम वैसे भी चैनल पे डिटेल में बात कर चुके हैं, तुम वो देख सकते हो। आईपीओ तो इस महीने उतने अच्छे नहीं थे क्वालिटी वाइज, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर काफी ज्यादा। पीएनएल पे चलते हैं। काफी लोगों को लगता है कि आईपीओ में लॉस नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है। तुम्हें यहाँ रेड में कुछ डाटा दिख भी रहा होगा। अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन, जीएमपी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूआई भी सब्सिस्टेंट डाटा नहीं देखते और आप ऐसे ही अप्लाई कर देते हो, तो हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए। इस चीज से बचने के लिए आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। एंथम बायोसाइंस वंडरफुल आईपीओ, गॉट 5 अलॉटमेंट। मेजोरिटी इनकम इस महीने की इसी आईपीओ से आई है। जो एग्जिट स्ट्रेटजी हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस की थी कि किसी भी स्टॉक से एग्जिट कैसे ले, वो सेम मैंने यहाँ फॉलो की है। अगर तुम हर लॉट का सेल प्राइस देखो तो तुम्हें दिखेगा 730, 735, 750, 762, 775। हमें अपना रिस्क भी कम करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए। स्टिल इसको बेचने में मैंने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई। उसका रीजन तुम्हें आगे भी वीडियो में पता लगेगा। एक और मोस्ट वेटिंग आईपीओ आया था जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, एनएसडीएल, जो कि यहाँ तुम्हें दिखेगा नहीं। आई गॉट 2 लॉट जो कि अभी होल्ड पे है। जब ये मार्केट में लिस्ट हुआ तो इन्वेस्टर बिल्कुल ही पागल हो गए, ब्लाइंड बाइंग करने लगे। जिनको भी एनएसडीएल आईपीओ में अलॉट हुआ था वो 800 के प्राइस बैंड पे अलॉट हुआ था। लिस्ट होने के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई कि 800 का स्टॉक 1400 पहुंच गया। 75% का रिटर्न, वो भी 3-4 दिन के अंदर। इंडेक्स को इतना रिटर्न जनरेट करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं, यहाँ हमें 3-4 दिन में देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? वाई दिस मच ऑफ हाइप? इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि शेयर, जो कि कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उनकी बाइंग और सेलिंग कैसे होती है और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं। मान लो तुम्हें किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं और उसका करंट प्राइस लेट से 100 रुपए चल रहा है, तो तुम अपने ब्रोकर के थ्रू एक 100 रुपए पे बाय ऑर्डर लगा दोगे। ब्रोकर क्या करेगा कि उस बाय ऑर्डर को आगे एक्सचेंज पे रिडायरेक्ट कर देगा। एक्सचेंज क्या करेगा कि वो ढूंढेगा क्या कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने सेल ऑर्डर लगा रखा है 100 के प्राइस में, वही सेम प्रोसीजर अपने ब्रोकर के थ्रू। अगर सेलर मिल गया तो तुम्हारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और शेयर उसके डीमैट अकाउंट से हटके तुम्हारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और उसके पास पैसा चला जाएगा। तो बेसिकली एक्सचेंज बायर को सेलर से और सेलर को बायर से मिलाने का काम कर रहा है और ये काम सेकंडों में होता है। प्रॉपर मैसेज आता है कि इतने शेयर उस कंपनी के तुम्हारे अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट हुए, जैसे तुम जब किसी को बैंक से पैसे पे करते हो तब आता है। ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, एनएसडीएल का काम समझ लेते हैं। शेयर तो तुमने खरीद लिए, अब वो स्टोर कहाँ होंगे? शेयर कोई फिजिकल एंटिटी तो है नहीं, लाइक कैश कि जाके बैंक के पास जमा कर दिया। शेयर तो जस्ट एक प्रूफ है कि तुम्हारे पास उस कंपनी की एक छोटी सी ओनरशिप है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं। शेयर्स स्टोर होते हैं एक सेपरेट एंटिटी के पास, जिसे हम डिपोजिटरी कहते हैं। कुछ फिजिकल नहीं होता, जस्ट एक रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कि इस डीमैट अकाउंट के अंदर इतने शेयर्स आते हैं। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि डिपोजिटरीज आर लॉकर फॉर शेयर। इस काम के लिए वो ब्रोकर को चार्ज करती है और ब्रोकर हमसे लेता है। इंडिया में 2 ही डिपोजिटरी हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। इतनी हाइप क्यों थी? इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 145 करोड़ और टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट है 18 करोड़, जिसमें से एक्टिव केवल 5 करोड़ ही हैं, क्योंकि डिपॉजिटरी तो पैसा एक्टिव अकाउंट से कमाएगी। इसी चीज को अगर किसी डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस से कंपेयर किया जाए तो डाटा सजेस्ट कि हमारी 3 से 4% पॉपुलेशन ही मार्केट में एक्टिव है, जबकि यूएस की 30 से 35% पॉपुलेशन मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब इंडिया में डीमैट पेनिट्रेशन काफी कम है। इसके पीछे के रीजन भी काफी सिंपल है। एक तो हमारी पर कैपिटा इनकम ही काफी कम है। मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीने के पैसे नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की तो बात भूल ही जाओ। और दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी, ये तो हमें बचपन से लेकर अभी तक कभी सिखाई ही नहीं गई कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, पैसा होता क्या है और उसको ग्रो कैसे करना है। बट जिस हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, इतनी बड़ी होने के बावजूद आगे आने वाले टाइम में लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और भी ज्यादा लोग मार्केट में आएंगे, मैसिव इनफ्लो देखने को मिलेंगे। ज्यादा लोग तो ज्यादा रिवेन्यू, मतलब कि सीडीएसएल, एनएसडीएल इन सब का रिवेन्यू बढ़ने वाला है,
रेवेन्यू बढ़ेगा तो स्टॉक भी सूट अप करने के चांस है। डिपॉजिटरी सेक्टर में तो इनकी डुओपोली है, केवल 2 ही कंपनी ऑपरेट कर रही है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। हर इन्वेस्टर चाहता है कि वो किसी भी सेक्टर की टॉप की कंपनीज में इन्वेस्ट करे, और एनएसडीएल के पास तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है। मैं तो हाईली इंटरेस्टेड रहता हूं जो कंपनी मार्केट से रिलेटेड है। तुम सीडीएसएल को देख लो जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, कि किस लेवल की वेल्थ जनरेट करके दी है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सेम विद बीएससी। रिटेल फिर भी पैसा नहीं बना पाएगा। एक लॉट होता है 15,000 का। अगर यहाँ से हमें 10x भी रिटर्न मिलते हैं आगे आने वाली 7-8 साल में, जो कि काफी रेयर है, तो 1.5 लाख ही बनेंगे, जो कि कोई उतनी बड़ी अमाउंट है नहीं, क्योंकि हमारी इनिशियल कैपिटल ही काफी छोटी है। रिटेल के लिए तो एक ही मंत्र है, वर्क योर एस ऑफ। जितना ज्यादा हो सके इनकम बढ़ाओ, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान मत दो कि यहाँ लगा दूं वहां लगा दूं। सेवर एसेट्स में डालते रहो। मार्केट ज्यादा पैसा उसी को देगी जिसके पास पहले से ही ठीक ठाक पैसा होगा और नॉलेज होगी। नेक्स्ट आईपीओ था जेएसडब्ल्यू सीमेंट। इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि कंपनी लॉस में थी। आप सबको पता ही होगा कि हम जनरली लॉस मेकिंग कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करते हैं। जो कंपनी खुद ही पैसा नहीं कमा पा रही है, वो इन्वेस्टर्स को क्या ही पैसा बना के देगी। एक और खास बात है लॉस मेकिंग कंपनीज के आईपीओ की, कि ज्यादा लोग तो अप्लाई करते हैं नहीं, तो तुम जितने भी अकाउंट से अप्लाई करोगे सब में अलॉटमेंट आ ही जाता है। मुझे इसमें 10 लॉट मिले थे, पर सवाल यह है कि मैंने इसमें अप्लाई क्यों किया, कंपनी तो लॉस मेकिंग थी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो है वो जिंदल ग्रुप के अंडर आती है। तुमने सुना भी होगा, जिंदल स्टील, जिंदल पेंट्स और भी हैं। इन्होंने मल्टीपल कंपनीज बनाई है जो काफी सक्सेसफुल भी है। मतलब मैनेजमेंट को पता है कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है, और इस चीज का उन्हें काफी एक्सपीरियंस है। तो मैंने मैनेजमेंट और ब्रांड वैल्यू पे बैठ ली कि अप्लाई कर देते हैं। अगर लिस्टिंग गेन ना भी दे, पर नेगेटिव लिस्टिंग तो होनी नहीं चाहिए। 3-4% के प्रीमियम पे ये लिस्ट हुआ, और मैं उतना लेके निकल गया। लॉस मेकिंग कंपनी से मैं तो दूर ही रहता। दिस मंथ वी मेड ओवर 46K फ्रॉम आईपीओ। स्विंग तो इस मंथ चली ही नहीं। मार्केट का पूरा सेंटीमेंट ही नेगेटिव। विन और लॉस के बारे में डिस्कस कर ले। तुम्हें यहाँ बहुत सारे एचडीएफसी बैंक के एक शेयर दिख रहे होंगे। ये एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर होल्डर कोटा के लिए खरीदे थे हर अकाउंट में, जो कि लिस्ट हो चुका। आईपीओ के एप्लीकेशन की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। रिटेल और शेयर होल्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। आईपीओ में कभी भी हम सिंगल शेयर की बिड नहीं लगाते। कुछ शेयर्स को मिला के एक बंच कर दिया जाता है, जिसे लॉट कहते हैं। मतलब तुम्हें मिनिमम इतने शेयर्स की तो बिड लगानी पड़ेगी। एक लॉट का प्राइस 15,000 के अराउंड होता है, और तुम कितने भी लॉट की बिड लगा सकते हो। रिटेल कैटेगरी में क्या होता है कि आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, कितने भी लॉट की बिड लगा सकते हो। बस सारे लॉट्स की वैल्यू मिला के 2 लाख से कम होनी चाहिए। लेकिन कैच ये है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो, जो कि मोस्ट केस में होता ही है, तो हमें एक ही लॉट मिलेगा, चाहे आपने बिड कितने भी लॉट की लगाई हो। तो हम लगाते ही बिड 1 लॉट की है, ताकि अननेसेसरी पैसा ब्लॉक ना हो। जबकि शेयर होल्डर में ऐसा नहीं होता। जो जितने ज्यादा अमाउंट की बिड लगाएगा विद इन 2 लाख लिमिट, उसके अलॉटमेंट के चांस उतने ही ज्यादा है। ये चीज तब मुझको पता नहीं थी, तो मैंने क्या किया, जितने भी अकाउंट थे सब में 1-1 शेयर खरीद डाला, और हर अकाउंट से शेयर होल्डर में 15,000 की एप्लीकेशन डाल दी। 1-2 अलॉटमेंट मिल गया, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। करना कैसे चाहिए, या तो सारे अकाउंट से 2 लाख की एप्लीकेशन डालो, उसके लिए उतने पैसे नहीं थे। उससे बेटर है कि 2-3 अकाउंट में ही पेरेंट कंपनी के शेयर लो, तब उनसे 2 लाख की एप्लीकेशन लगाओ। इससे तुम्हारे अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ अकाउंट सबके लिए वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसके पास कितने फंड्स हैं। आईपीओ लिस्ट होने के बाद हम पेरेंट कंपनी के शेयर को बेच देते हैं, क्योंकि एक ही शेयर होता है, उसका क्या ही करना। लेकिन एचडीएफसी ने फिर डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो इनको थोड़ा 10-15 दिन के लिए और होल्ड कर दिया। इसके बारे में हम डिविडेंड इनकम वाले सेक्शन में अभी आगे देखें। नेक्स्ट है मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रेड। इस सिंगल ट्रेड से वी मेड ओवर 23K। तुम बाय वैल्यू को देखो तो ये है अराउंड 4,82,000। मैं तो किसी भी बिगनर को सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतनी बड़ी अमाउंट से ट्रेड ले, क्योंकि अगर ट्रेड तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं गई, यहाँ से छोटा सा 5% का स्टॉप लॉस भी आपका 25,000 का नुकसान करा पाएगा, जो आप बियर नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग की स्टार्टिंग में इतने बड़े लॉस आपका मार्केट से सफाया भी कर सकता है, और एक बार प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब तुम कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हो। अपना रिस्क और पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखकर ही ट्रेड करो हमेशा। तो फिर मैंने क्यों ली इतनी बड़ी अमाउंट से ट्रेड, मैं भी तो बिगनर ही हूँ। मैंने कैसे अपना रिस्क मैनेज किया। तुम्हें याद होगा कि एंथम बायोसाइंस मुझे आईपीओ में भी अलॉट हुआ था 5 लॉट। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। इससे हमें आईपीओ के लिस्ट होने से पहले पता लग जाता है कि लिस्टिंग के टाइम कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये एक रफ एस्टिमेट होता है, इसके पूरे भरोसे ना रहे। जीएमपी के अकॉर्डिंग पर लॉट 4,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, और हुआ भी ऐसा। लिस्टिंग के टाइम हमें 4,000 समथिंग का प्रॉफिट देखने को मिला। 5 लॉट थे तो हो गए 20,000। तो मैंने 5% का स्टॉप लॉस लेके
5 लाख से ट्रेड ले ली, क्योंकि एक तो ये आईपीओ इतना बड़ा साइज होने के बावजूद काफी कम लोगों को मिला था और क्यूआई भी इसमें हाईली इंटरेस्टेड थे। दूसरा, लिस्टिंग के टाइम देयर वर मैसिव बाय वॉल्यूम्स। अगर ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाती तो वो आईपीओ के प्रॉफिट से कंपनसेट हो जाती। अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज को लूज करने का टेम्परामेंट नहीं है तो तुम्हें कुछ बेहतर नहीं मिल सकता। इस सिंगल ट्रेड से वी मेड ओवर 23 के। चलो इसके तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा भी देता हूँ। एक तो ट्रेडिंग में तुम जितने भी ट्रेडर्स के पैनल देखते हो वो मेजॉरिटी फेक होते हैं और या फिर डेमो अकाउंट के होते हैं, कोई रियल प्रॉफिट दिखाता ही नहीं है। मैं उनके जैसा नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू फूल यू पीपल। यू कैन सी बाइंग ऑफ 668 क्वांटिटीज एट द प्राइस ऑफ 723 एंड सेलिंग ऑफ सेम 668 क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ 760। मैंने जितने भी ट्रेड्स यहाँ शो की है, आई हैव कैपेबिलिटी कि मैं तुम्हें किसी भी ट्रेड की कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा सकता हूँ। लास्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं। M&B इंजीनियरिंग, ये ट्रेड सही जा रही थी, पोजीशन साइजिंग सब कुछ कंट्रोल में था। 416 पे मैंने एंट्री बनाई और 10% का टारगेट हिट होते ही 455 में मैंने एग्जिट ले ली। हुआ ये कि जैसे ही मैंने एग्जिट ली कुछ ही देर में प्राइस 480 पहुंच गया। अब मुझे फोमो होने लगा कि इतनी अच्छी रैली मिस कर दी। जो थोड़ी देर पहले 10% रिटर्न बनाए थे अब वो भी खराब लगने लगे। मैंने सोचा कि 480 पे एंट्री लेता हूं और 3-4 पॉइंट का क्विक स्केल करके निकल लूंगा, पर जैसे ही मैंने एंट्री ली उसके बाद से शेयर प्राइस ने गिरना शुरू कर दिया। फिर जाके मुझे 6000 के लॉस पे एग्जिट लेनी पड़ी। जो पिछली ट्रेड में 4000 बनाए थे, ग्रीड और फोमो की वजह से अगली ट्रेड में 6000 गवा दिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, एक तो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा, दूसरा कि तुम्हारा सेटअप प्री डिफाइंड होना चाहिए कि कब मैं एग्जिट लूंगा, मेरे टारगेट क्या होंगे और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। ये सब ट्रेड से पहले पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी। सेटअप वगैरह तो सब लोग डिफाइन ही कर लेते हैं, पर जो ये फीलिंग आती है ना ग्रीड और फोमो वाली कि थोड़ा सा और ले ले, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए तुम्हें मेंटली टफ और स्टेबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रात भर सोए नहीं और सुबह उठते ही ट्रेड लेने बैठ गए, कुछ ही कुछ गलतियां कर दी, क्योंकि मार्केट में जो भी गलती होगी उसका पनिशमेंट पैसे से ही होगा। दिस मंथ वी मेड ओवर 41K फ्रॉम ट्रेडिंग विच इज 3.5% ROC। HDFC ने 22 रुपए पर शेयर डिविडेंड इशू किया था, तो 7 शेयर से तो 7 × 22। हीरो मोटर्स ने भी 65 रुपए पर शेयर डिविडेंड इशू किया था। 3 ही शेयर्स हैं मेरे पास और ये शेयर होल्डर कोटा के लिए खरीदे हुए हैं, क्योंकि हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ होने वाला है। इस बार मैंने वो गलती नहीं की जो पिछली बार करी थी कि सारे अकाउंट्स में एक शेयर खरीद दिया। नेक्स्ट डिविडेंड आया GFS का, जो स्विंग के लिए लिया हुआ था। लास्ट IGIL डिविडेंड। इस महीने की डिविडेंड इनकम बनती है 816। नाउ समिंग अप ऑल इनकम सोर्स: क्रेडिट कार्ड इनकम, आईपीओ इनकम, ट्रेडिंग इनकम, डिविडेंड इनकम। This month we made over 88K. Now let's move to portfolio update. जो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट थी 2,15,000 वो बढ़कर हो चुकी है 3,04,000, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है 3,17,000 और हम 12,000 के प्रॉफिट में हैं। एडवांस पर नजर डाल लेते हैं। अब बस अगला टारगेट है 6 फिगर इनकम को रीच करना। लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। एक चीज जो मुझे लगी कि एक ही वीडियो में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अगर तुमको भी ऐसा लगता है तो कमेंट्स में बताना, हम टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो भी प्लान कर सकते हैं। कोई भी डाउट या कुछ समझ नहीं आया हो तो तुम कमेंट्स या इंस्टा पे पूछ सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट एपिसोड 5 फ्रॉम माई साइड। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, क्योंकि तुम्हें पता लग गया होगा कि बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती।